अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरी में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल से दो चार है उनमें से दहशतगर्दी एक बड़ा मसला है, लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम मामला इंडिया के साथ ताल्लुकात का है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने कहा कि उनकी तरजीहात हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाएगा। अभी उनकी जो मनमोहन सिंह से मुलाकात हुई न्यूयॉर्क में, उसमें दोनों लीडरों ने इस अज़्म का इज़हार किया कि ख़त्ते में अमन के लिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों और जो भी मसाइल हैं आपस में उनको मिलजुल कर बैठ कर गुफ्तगू के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन इंडिया में क्या सोच है इस वक्त? इंडियन एस्टैब्लिशमेंट, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलिजेंसिया और सियासी जमातें नवाज शरीफ साहब की इस स्टेटमेंट को किस नज़र से देख रहे हैं और क्या उनके लिए भी ये मुमकिन है कि वो मौजूदा जो सारे मारूजी हालात हैं उनमें पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात की शुरुआत कर सकें? आज इस सारी मामले पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद अंसारी, जो एडिटर नेशनल अफेयर्स हैं इंडिया टुडे ग्रुप के। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब एंड वेलकम टू द शो। आप इंडिया से आए हैं और पाकिस्तान में इस वक्त बात हो रही है इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की। ये बयान कीजिएगा कि वहाँ पे क्या परसेप्शन है इस वक्त? जो हमारी सियासी हुकूमत की कोशिश है ताल्लुकात बेहतर बनाने की, उसको वो एक ऐसी कोशिश के तौर पर लेते हैं जिसके नताइज संजीदा निकल सकें? बेशक लेते हैं। मियाँ साहब से, जब से मियाँ साहब की यहाँ सरकार बनी है, हुकूमत में आए हैं, वहाँ बड़े पॉजिटिव रिएक्शन है। स्पेशली जब मियाँ साहब ने इलेक्शन के दौरान ये कहा था, और ये एक बड़ा रिस्की स्टेटमेंट था लेकिन बहुत ही करेजियस स्टेटमेंट था कि वो बहुत अहमियत देंगे इंडिया से ताल्लुकात ठीक करने के लिए, और इंडिया के जो कंसर्न्स हैं, जो इंडिया जिन इशूज़ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, उसको मसलन दहशतगर्दी, मसलन यहाँ की टेरिटरी नहीं यूज़ होना, या और जो मसले हैं, उन्होंने कहा हम इन सब पे तवज्जो देंगे और कोशिश करेंगे कि ये हल हों। तो इसको बहुत पॉजिटिवली देखा जाता है। वहाँ मनमोहन सिंह हैं, मनमोहन सिंह के बारे में किसी के दिलो दिमाग में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि वो चाहते हैं कि उनकी एक प्रायोरिटी रही है, और उनकी उस सरकार यूपीए की एक सक्सेस स्टोरी जो ये है वो यही है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों। बदकिस्मती ये है कि मियाँ साहब का जब टर्म शुरू हो रहा है तो मनमोहन सिंह जी का वहाँ टर्म एंड हो रहा है, लेकिन बहरहाल वहाँ भी लोग उम्मीद करते हैं कि इस नए टर्म में मियाँ साहब के, और वहाँ भी जो भी हुकूमत आएगी, 66 साल हो गए हम लोगों को दुश्मन के तौर पर रहे थे। अब वक्त आ गया है कि इन मसलों को हल करें और आगे कदम बढ़ाएं। लेकिन जावेद, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, आप ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब की स्टेटमेंट का बड़ा गर्मजोशी से उसको वहाँ पर लिया गया, लेकिन जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं नवाज शरीफ साहब, LOC पर झड़पों में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान के हवाले से जो शकूक व शुबहात हैं, इंडियन जो लीडर्स हैं वो उसको बढ़ चढ़ कर बयान कर रहे हैं। बल्कि अभी जब वो न्यूयॉर्क में मनमोहन सिंह साहब मिलने जा रहे थे नवाज शरीफ साहब से, तो बाकायदा तौर पर जो BJP के लीडर हैं, इंडिया के अंदर जो मीडिया है, वो तो बार बार ये कह रहा था कि मिलने का फ़ायदा ही नहीं है, मिलने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, एक सेक्शन के लोग कह रहे थे, ये बात सही है कि BJP की कह रहे थे, लेकिन वो एक ही सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी मुल्क तो नहीं कह रहा था ऐसा। और अगर जो भी हुकूमत में, जब आप अपोजिशन में हो तो आपको फ्रीडम है कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको डिसीजन लेने नहीं है, आपको फैसले करने नहीं है, तो हर चीज़ को वो क्रिटिसाइज़ करेंगे। अगर बारिश नहीं हुई तो वो जो भी हुकूमत होती है उसकी जिम्मेदारी है। अगर तो ऐसी चीज़ों पे भी उलझुल बातें लोग करते हैं, गैर जिम्मेदारी बात करते हैं जब आप सरकार के बाहर होते हैं, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में एक बार आते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आप क्यों भूलते हैं कि वाजपेयी जी भाजपा की गवर्नमेंट के, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म थे, वो लाहौर आए, उनके ज़माने में कितनी ताल्लुकात ठीक करने की पेशकश की गई। तो आप ऑपोजिशन में रह के तब कभी कभी थोड़ा फ्रीडम होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल, अगर जिसको ऐसे कहा जाए, लेकिन आप एक बार जब पावर में आ जाते हैं, बरसर इख्तियार हो जाते हैं, तो फिर जिम्मेदारियां होती हैं और तब रवैया बदलता है। पिछली बार जब 5 साल एनडीए की सरकार थी, उस वक्त उसमें काफ़ी सीरियस कोशिश हुई थी, पेशकश हुई थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों। अच्छा, ये बयान कीजिएगा कि जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट है, मैं एक रिपोर्ट थी सुशांत जी की, जो इंडियन डिफेंस एंड एनालिसिस उनका एक थिंक टैंक है, उसमें जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है उसके हवाले से बिल्कुल वाज़े तौर पर ये लिखा हुआ था कि
नवाज शरीफ साहब की कोशिशें भले होंगी, लेकिन अभी उनका कंट्रोल नहीं है, अभी वो जो इंडिया के हवाले से पॉलिसी है उसको डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर ये सोच वहाँ पर प्रिवेल कर रही है तो फिर नवाज शरीफ साहब से, पाकिस्तान की हुकूमत से कोई भी इंडियन हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात खुलकर कर सकती है। वो एक नज़रिया है, वो पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एक सेक्शन है जो ऐसा सोचता है, यहाँ भी एक सेक्शन है जो ऐसा सोचता है, लेकिन उसके बावजूद मनमोहन सिंह की सरकार बातचीत कर रही है। न्यूयॉर्क में मिले, अभी सरताज अजीज साहब गए थे, वहाँ मुलाकात हुई, मनमोहन सिंह से मुलाकात हुई, सलमान खुर्शीद साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत हुई। तो बातचीत तो चल ही रही, हो सकता है उतनी गर्मजोशी से और उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं चल रही हो, लेकिन चल रही। डिसीजन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही है ना कि कुछ भी ये लोग कहते रहे हमें बातचीत करना है, हमें मुज़ाकरात के ही रास्ते मसाइलों के हल ढूंढने हैं, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कभी हमारे मुल्कों में या कहीं भी किसी भी डेमोक्रेसी में यूनानिमिटी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि 100% लोग एक ही राय को जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी ओपिनियन, और जो ओपिनियन मैटर करती है वो यही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। नहीं, ताल्लुकात तो बेहतर होने चाहिए, और जैसे आपने कहा 66 साल में बहुत सारे मुज़ाकरात के दौर भी हुए, कुछ हिसाब लगाया जा रहा था कि 148 आपस में सेशन हुए डायलॉग के और मुलाकातें हुई, लेकिन इन मुलाकातों से अभी तक कुछ निकला नहीं। अगर कहीं थोड़ी बहुत कोई ट्रेड में इजाफे की बात होती है, वीज़ा रिजीम को रिलैक्स करने की बात होती है, तो एक वाक़या होता है जिससे वो सारे का सारा प्रोसेस डीरेल हो जाता है। बात सही है, बड़ा फ्रेजाइल है, और ये हमको और आपको और हमारे ऐसे हर उस आदमी को, इंसान को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हों, कि दो मुल्कों के बीच में जो प्रोग्रेस हो रही हो उस पर वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर दें जिससे वो डिमोलिश हो जाए। ये एक अहम मसला है, ये एक बहुत ही संजीदा मसला है। इसको कभी विश अवे कर देना कि अरे इसे भूल जाएं और ये नहीं हो सकता। इसलिए ये एक सीरियस इशू है। इस टाइप के जो अनासर हैं इनको सख्ती से कंट्रोल करना चाहिए, चाहे वो आपके पास हो या चाहे हमारे वो मुल्क में हो। और जो पीस प्रोसेस है और जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है उसको अच्छा, नहीं, पीस, जैसे पीस प्रोसेस की बात है, कुछ तो हैं नॉन स्टेट एक्टर्स जो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि जब वो जो आ रही थी बस सर्विस दिल्ली और लाहौर के दरमियान है, उसको रोकने की कोशिश, और चंद लोग थे जो उसको रोक रहे थे, लेकिन हमें वहाँ पर हिंदुस्तानी रियासत नज़र नहीं आई उस प्रोसेस को निकालने के लिए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं इन मुजाहिरीन को हमायत हासिल है और उनको बड़ा खुला मौका दिया जा रहा है कि वो बसेस को रोकें, और इस तरह का जो सेंटीमेंट है एंटी पाकिस्तान। समी साहब, अगर ऐसा होता तो फिर बस सर्विस कैसे रिज्यूम होती? मैं अब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया है, मैं वहाँ देखा हज़ारों लोग यहाँ आ रहे थे। तो अगर ऐसा होता, और यहाँ से जा रहे थे तो अगर ऐसा होता तो फिर अगर सरकार की, वहाँ की गवर्नमेंट का ये मंशा होता है कि बिल्कुल पीस प्रोसेस रोक देना चाहिए, तो कौन सी ताकत है जो पीस प्रोसेस को चला सकती है? अगर आपकी हुकूमत ये तय कर ले कि नहीं पीस प्रोसेस नहीं आगे बढ़ना है तो नहीं बढ़ रहा है। हमारे आपके जो भी जज्बात हों, हमारे आपके जो भी नज़रियात हों, अनफॉर्चुनेटली हम और आप तो ये फैसले नहीं करते हैं, फैसले तो हुकूमतें करती हैं। तो वहाँ की हुकूमत चाहती है जैसे आपकी हुकूमत चाहती है, लेकिन ये भी सच है कि वहाँ भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते हैं, और हर मौके पे ये कोशिश करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाएं जिसको सेटबैक हो। ये तो अब हमारे और आपकी सरकारों की और हमारे लोगों को ये सोचना होगा कि ऐसे लोगों को वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए। जावेद साहब हमारे साथ ही रहिए, इनके साथ हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से, लेकिन यहाँ पर एक लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद जावेद अंसारी से ये पूछेंगे कि क्या वजह है। एक छोटा सा वाक़या होता है तो हम ये देखते हैं कि इंडियन मीडिया जो है वो इस कदर पाकिस्तान दुश्मनी पर उतर आता है कि ऐसा लगता है जैसे पूरे जहान में पाकिस्तान ने आग लगा दी है। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारी गुफ्तगू जारी है नेशनल अफेयर्स के एडिटर इंडिया टुडे ग्रुप के जावेद अंसारी से, और हम एनालिसिस कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की। जावेद साहब, ये बयान कीजिए कि एक चीज़ जो नज़र आई है कि कोई छोटा सा भी वाक़या हो जाए तो इंडियन चैनल्स जो हैं उनके न्यूज़ बुलेटिन, उसमें इस कदर पाकिस्तान के बारे में सेंटिमेंट नज़र आता है, मुखालिफ सेंटिमेंट नज़र आता है कि ऐसा लगता है जैसे
कहीं कहीं हमें लगता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी अपने मीडिया की हॉस्टेज बन गई। देखिए, मीडिया एक अहम रोल प्ले करता है, लेकिन ये हमें आपको इस चीज़ का मुगालता नहीं होना चाहिए कि हम और आप डिक्टेट करते हैं पॉलिसी। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि कुछ ऐसे टेलीविज़न चैनल्स हो सकते हैं या कुछ ऐसे अखबार हो सकते हैं जो एक हॉकिश लाइन लेते हैं, वो वहाँ भी लेते हैं, यहाँ भी लेते हैं। किसी मुल्क को हम दोनों में से पागलपन पे मोनोपोली नहीं है, कम अकली पे मोनोपोली नहीं है। यहाँ भी उस टाइप के अनासर हैं, हमारे यहाँ भी है। लेकिन जब ऐसे लोग शोर मचाते हैं, ये हमेशा होता है, जो लिबरल थिंकिंग लोग होते हैं वो चुप रहते हैं। ये जो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में लोग होते हैं वो इतना शोर मचाते हैं कि सबको लगता है यही पब्लिक ओपिनियन है। हिंदुस्तान में ऐसे भी टेलीविज़न चैनल्स हैं, हिंदुस्तान में ऐसे भी न्यूज़पेपर्स हैं जो ये पुरजोर तरीके से कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। इस टाइप की ये जिंगोइज़म के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम उन चीज़ों पे तवज्जो दें। अगर हम नेगेटिव्स पे कॉन्सेंट्रेट करते रहेंगे, समी भाई 6-6 साल हो गए, मुझे फिर तो शक है कि हमारे आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो भी इन्हीं चीज़ों से लग रहे होंगे। अच्छा, ये जावेद, जब हम उन्हीं दिनों में जिस वक्त पाकिस्तान की बैशिंग हो रही होती है, हम इंडियन चैनल्स को देखते हैं या जो ख़बरें वहाँ से आती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे भारत के अंदर पाकिस्तान की दुश्मनी के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट है और भारतीय लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं चाहते। वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। जो इवन अगर कोई अमीर मुसलमान है तो वो भी मुंबई में कोई फ्लैट नहीं खरीद सकता और उसमें जो इंडियन अदाकार हैं उनके भी बयानात आते जाएं। आप रह रहे हैं वहाँ पे दिल्ली में और आप बहुत आते जाते हैं, आप नेशनल अफेयर्स के एडिटर भी हैं। किस तरह से सोचते हैं भारतीय अवाम पाकिस्तान के बारे में? देखिए, मेजॉरिटी पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करना चाहती है। कभी कभी जब कोई कारगिल होता है, जब कोई मुंबई हादसा होता है, तो उस वक्त थोड़े से जज्बात उठते हैं। और आप कभी समी साहब ये भी सोचिए, खुदा न खास्ते ये हरकत यहाँ अंजाम देगी तो फिर आप यहाँ के लोगों के दिलों पे क्या करते हैं? वो एक सोडा वाटर बॉटल के ऐसे इरप्शन होता है। जहाँ तक वहाँ के अक़लियतों का सवाल है, देखिए किसी भी मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी एथनिक सोसाइटी में इस टाइप के पूल्स एंड स्ट्रेंज होते हैं। मैं ये कह दूँ कि नहीं वहाँ तो दूध की नदियाँ बह रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ भी नहीं हो रहा है ऐसा। हमारी तो एक मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक सोसाइटी है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, लेकिन डेमोक्रेसी का जो इदारा है, उस इंस्टीट्यूशन है, उसमें बड़े एवेन्यूज़ हैं, हमें उसका रिड्रेसल वहाँ मिल जाता है। यहाँ तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ क्या हो रहा है? तो ये सब मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ में होता है। दी आइडिया इज़, आप अमेरिका में रह चुके हैं, आप बहुत मुझसे बेहतर ये चीज़ें जानते हैं कि डेमोक्रेसी में आपको एक एवेन्यू प्रोवाइड होता है, आप उसके ज़रिए अपने मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं, और हम वहाँ ढूंढते हैं। वहाँ ये कोई नहीं डिनाई कर सकता कि प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उनका हल भी वहीं मिलता है। उनका हल एक्सटर्नल नहीं हो सकता, उनका हल हमारे यहाँ ही होगा। जो आपके मसाइल हैं उनका आपका हल आपको ही ढूंढना होगा। अच्छा जावेद, एक पाकिस्तान के अंदर ये एक सेंटिमेंट है कि बहुत सारे वाक़यात इंडिया के अंदर ऐसे होते हैं जो यहाँ पर एक परसेप्शन है कि उसमें इंडियन एस्टैब्लिशमेंट या एजेंसीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर दे दिया जाता है। और इसमें आपका कमेंट चाहूँगा इस हवाले से। ये जो एक पिछले दिनों एक स्टेटमेंट थी वो बहुत ज़्यादा आई, वो जो समझौता एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ था, एक इंडियन जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल था उसको कोट करके ये कहा गया कि इसमें भारत की एजेंसी मुलव्वस थी। देखिए, उनका स्टेटमेंट मैंने भी पढ़ा था, उस स्टेटमेंट पे प्रोब हो रहा है और वो जो हादसा है उसके लिए कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, उनके खिलाफ बाकायदा वो अभी जेल में हैं, उनको ज़मानत नहीं हुई, उनको 4 साल हो गए, उनकी ज़मानत नहीं हुई, उनके खिलाफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चल रहा है, उसके ही मद्देनज़र उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, उनको आज तक बेल नहीं हुई। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वहाँ का ड्यू प्रोसेस, जो इस टाइप के अनासर हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, वो कोई भी हो, उनके खिलाफ द लॉ इज डीलिंग विद देम, और यहाँ भी यही होना चाहिए। अच्छा नहीं जावेद, लेकिन इसमें एक बात तो है कि भले वाकया अगर इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमतों को कोई अपने इसमें मफादात नहीं है, तो एक वाकया होता है, लेकिन उसका जो हम नतीजा देखते हैं
वो देखते हैं हुकूमती इक़दामात से। मसलन ये फैसला हुआ वीज़ा रिजीम चेंज कर दी जाएगी, ये फैसला हुआ कि आपस में ट्रेड में इजाफा होगा, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही कोई वाक़या हुआ फौरी तौर पर ये LOC पर बुनियाद बनाकर जो स्कर्मिशेस हैं, वो जो वीज़ा नई रिजीम तय हुआ था जिसमें आने जाने का, उस पर इंडियन हुकूमत ने कहा नहीं जी वो हमने सस्पेंड कर दी है। तो फिर इससे नेक्सस जो है वो बहुत सारे सवालात नहीं पैदा करता। बात सही है, इसका स्पाइरलिंग इफेक्ट होता है और ये बदकिस्मती है हमारी आपकी कि हम हमसाए हैं, वी कांट विश अवे ईच अदर। देखिए, अगर इंडिया पैसिफिक ओशन में होता और पाकिस्तान साइबेरिया में होता या ऑस्ट्रेलिया होता तो हम एक दूसरे को इग्नोर कर सकते थे। हम नहीं कर सकते, ये कुदरत एक ऐसा इंतज़ाम करके चलिए, हमको वी हैव टू लिव विद ईच अदर। और हमारी आपकी दोनों की ये ख्वाहिश होगी कि ये वीज़ा रिजीम तो बिल्कुल ही नॉर्मल होना चाहिए। आप अमेरिका रहें, आप तो कनाडा सुबह जाके शाम वापस आ सकते थे। इंडिया से पाकिस्तान आना या पाकिस्तान से इंडिया जाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। मुझे पता है, मेरे यहाँ रिश्तेदार हैं, मेरे यहाँ सैकड़ों दोस्त हैं आप ऐसे। मैं जितनी बार आके मिलना चाहता हूँ नहीं आ सकता, आप जितनी बार आना चाहते हैं आपको भी दिक्कतें होती हैं। तो ये सिविलाइज्ड नेशंस को इस तरीके से नहीं बिहेव करना चाहिए और हमें ये वीज़ा रिजीम शुड नॉट बी यूज एज अ बार्गेनिंग काउंटर। वीज़ा तो एक दूसरों के मुल्कों में आने जाने का सबसे आसान होना चाहिए और आप जर्मनी से कब फ्रांस चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। आप इंडिया से पाकिस्तान आने में ऐसा लगता है जैसे या आप 7 समुंदर पार से आ रहे हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो हो जाए नहीं, लेकिन इसमें जावेद ये जो बेसिक चीज़ें हैं, भले जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो अपनी कार्रवाई जितना मर्जी करते रहे, लेकिन जो दोनों रियासतें हैं उनको तो होस्टेज नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल, ये तो मैंने सबसे पहले ही कहा था कि होस्टेज नहीं बनना चाहिए और इसमें जिम्मेदारी दोनों तरफ है। ये कहना कि सिर्फ इंडिया ही ऐसा कर देता है, ऐसे ये दोनों ही, अगर ये दोनों सरकारें चाहती हैं, दोनों हुकूमतें चाहती तो ये सब मसले बहुत पहले हल हो सकते हैं और हल हो जाने चाहिए। और वीज़ा रिजीम रिलैक्स करने में कौन सी इतनी बड़ी मुश्किल है, मुझे तो नहीं समझ में आती। अच्छा, एक बड़ा ये आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये उठाया, ये दोनों वज़राए आज़म ने ये कहा कि LOC पर कशीदगी कम होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी ये कह रहे, मनमोहन सिंह साहब भी ये कहते रहे, लेकिन प्रैक्टिकली सूरत हाल ये है कि LOC पर जो स्कर्मिशेज़ हैं वो उनमें वैसे ही हैं, कहीं कुछ दिन में कम हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो एक टेंशन है वो वैसी है। तो ये दोनों ममालिक के वज़राए आज़म जो हैं वो अपनी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके सामने बेबस नजर आती है। जो डिस्पैशनेट ऑब्जर्वर होगा उसको ऐसा लगता होगा कि जब दो हुक्मरान, जब दो वजीर आज़म चाहते हो नहीं होता। इसका मतलब जैसे मैंने पहले कहा था कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हों। कोई ऐसी वारदात अंजाम दे दो कि पब्लिक ओपिनियन अराउज हो जाए, दोनों मुल्कों में सरकारों के हुकूमतों के हाथ बन जाएं कि वो जो कदम उठाना चाहते हैं, जो नेक कदम उठाना चाहते हैं, नहीं उठा पाएँ। ये हमारी आपकी बदकिस्मती है और हमारे दोनों मुल्क की हुकूमतों को इसके ऊपर उठना चाहिए। अच्छा, ये इस सारी सूरत हाल में आप क्योंकि इंडिया में हैं, मामलात पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है, वो कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBMs, कोई अभी ये एक परसेप्शन, कोई सोच बनी है कि कौन सा ऐसा काम हो जिससे दोनों ममालिक के दरमियान ये ऐसा एतमाद का एक रिश्ता बने जिससे आगे की तरफ शुरुआत हो सके? देखिए, मेरे मुल्क में एक सबसे बड़ा जो CBM इफेक्टिव होगा वो ये होगा कि दहशतगर्दी जो है, यहाँ से जो लोग जो अनासर दहशतगर्दी करते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, उन पर रोक हो जाए। वो रोक हो जाए तो बाकी मसले अपने आप ही, दैट विल बी अ वेरी बिग स्टेप फॉरवर्ड और बाकी फिर ये जो मसले हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जावेद अंसारी हमारे साथ ही हैं। बात हो रही है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की। जावेद साहब का ये कहना है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं दरअंदाजी करने के लिए, अगर रोक दिया जाए, अगर वो रुक जाएं तो इससे ताल्लुकात बेहतर होंगे। ब्रेक के बाद हम सवाल करेंगे जावेद अंसारी से कि बिल्कुल क्या इंडिया भी जो बलूचिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयों में मुलव्वस है, जिसके सबूत पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इंडिया को कई दफ़ा दिए गए हैं, क्या उसमें भी रुकावट आ सकती है? लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जावेद अंसारी साहब हमारे साथ हैं, नेशनल अफेयर्स के एडिटर हैं इंडिया टुडे ग्रुप के, और उनसे बात हो रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात किस तरह से इंप्रूव हो सकते हैं। एक बात जो ब्रेक पर जाने से पहले जावेद साहब ने सजेस्ट की कि CBM ये हो सकते हैं कि जो सरहद क्रॉस करके कार्रवाइयाँ की जाती हैं, अगर वो रुक जाएं तो उससे सूरत हाल
बेहतर हो सकती है। जावेद साहब, ये आपका बड़ा एक ज़बरदस्त पॉइंट था। यकीनन इस हवाले से पाकिस्तान के भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि CBM के लिए ज़रूरी है कि जो सरहद के आगे चलकर अंदर एक दूसरे के जाकर जो कार्रवाइयाँ हैं उसको रोकना चाहिए। लेकिन मैं सवाल जो आपसे करूँगा वो एक और अहम मसला है। पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि वहाँ पर हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानात हैं उससे सियासी फ़ायदा मिलता है, और जो BJP के नरेंद्र मोदी हैं वो उन्होंने एक सख्त स्टांस पाकिस्तान के लिए लिया हुआ है, इसलिए कि वो इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू वोट हासिल करना चाहते हैं। ये बयान कीजिएगा कि जो इंडिया में इंतखाबात हैं, पाकिस्तान दुश्मनी कितना बड़ा फैक्टर है वोटर्स को लेने के लिए? समी भाई, मैं अभी हिंदुस्तान में 5 सूबों में इलेक्शन हो रहे हैं। मैं वो कैंपेन कवर कर रहा था कुछ दिन के लिए, यहाँ पर्सनल काम से आया हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं, आप जैसे दोस्त हैं, मिलने आया हूँ। वहाँ ये 5 सूबों के इलेक्शन में एक इशू नहीं। ये बात सही है कि कुछ लोग, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है, मनमोहन सिंह जी की हुकूमत को, कि ये जहाँ तक दहशतगर्दी से निपटने का सवाल है, ये उतनी मुस्तैदी से, उतनी फोर्सफुली नहीं डील करते जितना इनको करना चाहिए, और ये सॉफ्ट हैं पाकिस्तान। मनमोहन सिंह पे ये इल्ज़ाम लगता है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में लोग सोचते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार को जितने ठोस कदम उठाने चाहिए थे दोस्ती और ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने में, वो नहीं है। ये वो भारत में, भारत की सियासत में, भारत के इलेक्शन में पाकिस्तान फ़िलहाल कोई इशू नहीं है। वो अल्लाह करे ऐसे ही रहे। जब ये अभी सूबों के इलेक्शन है, मार्च अप्रैल में, वहाँ लगता है अप्रैल में पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, क्योंकि मई में इस पार्लियामेंट की मियाद ख़त्म हो रही है। फ़िलहाल ये इशू नहीं है। इन पासिंग ये क्रिटिसिज्म होता है। जब आप ऑपोजिशन में हैं और आप एक चैलेंज माउंट कर रहे हैं, तो आप हर चीज़ को एक मुद्दा बना लेते हैं। अगर उस साल बारिश भी कम होगी तो सरकार की जिम्मेदारी है। अब कोई भी सरकार हो, वो बारिश पे कैसे कंट्रोल करे। मैं एक आपको मिसाल के तौर लेकिन मैं जावेद, मैं आपकी बात, मैं जो नरेंद्र मोदी की आप बात करें, ये एक वो इन पासिंग बहुत से इश्यूज हैं इस सरकार के खिलाफ। उनके पास बहुत से इश्यूज हैं, करप्शन है, इनएक्शन है, इकॉनमी हमारी बदकिस्मती से पहले 9% पे ग्रो कर रही थी, अब 5, 5.5 पे ग्रो कर रही, तो उस पर तवज्जो, मेन फोकस वो है करप्शन पे, इन पे। और चलते चलते एक ये भी एक मुद्दा होता है। लेकिन ये, अगर ये लोगों का अगर यहाँ ये मानना है कि ये मेन मुद्दा है, तो ये सच नहीं। अच्छा, यहाँ पर लोग इसको मेन मुद्दा इसलिए मानते हैं क्योंकि एक कश्मीर बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। उस हवाले से लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के बारे में जो सख्त रवैया है वो शायद जो हिंदू वहाँ पर मेजॉरिटी है, जो वोटर्स हैं, उनको वो कंट्रोल करता है। इसलिए जो हिंदुस्तानी रहनुमा हैं वो पाकिस्तान के हवाले से हमेशा एक बड़ी सख्त लाइन देते हैं। मैंने कभी भी कांग्रेस पार्टी या और जो सेक्युलर जमातें हैं उनको इलेक्शन में ये मुद्दा बनाते। मैं पिछले 2 रीसेंट इलेक्शंस की बात करें, आई हैव कवर्ड 9 जनरल इलेक्शन। मैं पिछले 2 रीसेंट जनरल इलेक्शंस की बात, उसमें पाकिस्तान वाज नॉट एन इशू। और मेरे लिए, मैंने यहाँ भी पिछला आपका जनरल इलेक्शन कवर किया था, यहाँ इंडिया वाज नॉट एन इशू। से कमेंट्स होते हैं, उनको उसमें थोड़ी हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। हम और आप भी जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के लिए, मीडिया की भी, कि हम उन पर ही फोकस करने लगते हैं। लेकिन कि वो 5%, 10% भी नहीं होता उस पूरी कैंपेन का। और नरेंद्र मोदी की भी कैंपेन का ये 10% भी फिलहाल हिस्सा नहीं है। उनके लाइक, जैसे मैंने कहा कि बहुत से मुद्दे उनके पास और हैं जिस पर वो हमारी सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। ये एक जनरल टर्म में होता है कि भाई दहशतगर्दी के खिलाफ क्यों थी, और ऐसे हालात में क्यों ये पाकिस्तान से अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो मेन मुद्दा हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ खुद ही मराइल इतने हैं कि पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा इतना मसला नहीं है। अच्छा जावेद, एक बड़ा अहम मसला जिस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगा, इंडिया जो है वो एक बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की। पाकिस्तान में हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ बार बार निज़ाम डिरेल होता रहा, हमारे यहाँ सियासतदानों को पूरा काम करने का मौका नहीं मिला, पॉलिसीज़ नहीं बन सकी, इसलिए गुर्बत है यहाँ पर तालीम में कमी है, हेल्थ की सहूलतों में कमी है। लेकिन इंडिया, ये तो पिछले 66-67 सालों से पूरा एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, और इलेक्शंस भी हो रहे हैं, सियासतदान काम कर रहे हैं। वहाँ का जब हम फिगर देखते हैं गुर्बत का, वहाँ पर हम जब लोगों की जो उनका डेली रोज़गार है उसकी हालत देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, तो वहाँ पर भी जो नंबर है वो बड़ा खौफनाक है, गुर्बत बेपनाह है। क्या वजह है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद इंडिया के जो हालात हैं, मुआशी हालात, वो पाकिस्तान से ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र नहीं आते? ये जो नंबर्स आपको इतने लगते हैं, आप इसको नज़रअंदाज ना करें। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हमारी 1.35 बिलियन लोग हैं हमारे पास। तो नेचुरल बात यह है
कि हमारे हर फिगर बड़ा होगा, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे मैल न्यूट्रिशन का हो या एजुकेशन प्रॉब्लम्स हो। लेकिन आप ये भी देखिए कि इंडिया में जो तब्दीली आई है, दी इकॉनमी 9.5% पे ग्रो कर रही थी, फिलहाल फॉर वेरियस रीजंस थोड़ी सी स्टैग्नेट कर गई, सारी दुनिया की इकॉनमी हो रही है। लेकिन आप इंडिया में एजुकेशन देख लें, एजुकेशनल नेटवर्क देख लें, हेल्थ फैसिलिटीज़ देख लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, आप इन चीज़ों को देखें ना, इंडियन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बड़े मजबूत हैं। मैं ये नहीं कह सकता कहीं भी कि मैं इंग्लैंड अमेरिका दोनों जगह काम कर चुका हूँ तुम और आपसे बेहतर कौन जानेगा, कि ये हम उनसे नहीं कंपेयर कर सकते। और ये भी कि कोई अपनी आंख बंद करके कहे कि नहीं वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, नहीं है। लेकिन पहले और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो इस खत्ते की जो प्रॉब्लम्स हैं, करप्शन, इनएफिशिएंसी, अगर 10 रुपया किसी के लिए इयरमार्क होता है, उनमें से आधे से ज़्यादा लुट जाता है, पहुँचता नहीं है। हमारे सिस्टम में लीकेजेस हैं, ये सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ स्ट्रक्चरल, कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हमारी और जो मैंने बातें बताई वो हैं। लेकिन ये मानना कि वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आप वहाँ आके देखिए, फिर आपको एहसास होगा। अच्छा, अभी इस मौजू पर गुफ्तगू से पहले हम दहशतगर्दी के हवाले से भी बात कर रहे थे। एक बड़ा सवाल जो कभी कभार पाकिस्तानी मीडिया भी उठाता है कि उसको इंडियन हुकूमत इग्नोर करती है। दहशतगर्दी जो है, ये मिलिटेंसी जो है, ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है। बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे दूसरे, जिसमें क्रिश्चियंस भी होंगे, बहुत सारे वो ग्रुप भी हैं जो इंतहा पसंद जिनकी सोच है। और हम इंडिया में देखते हैं, अक्सर ख़बरें आती हैं कि बहुत सारे क्रिश्चियंस और हिंदू जो हैं वो भी आपस में लड़ते हैं, बड़ा जलाने के वाक़यात भी हमें नज़र आते हैं, होते हैं। क्या वजह है कि अगर कोई मुस्लिम ग्रुप पकड़ा जाए, देखा जाए, भले उसका ताल्लुक़ इंडिया से ही हो, लेकिन वहाँ पर उसका मुद्दा जो है वो सारे का सारा पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है? देखिए, इस टाइप के अनासिर जब भी पकड़े जाते हैं, सबके बारे में मेंशन होता है। और मैं ये कोई किसी की, लाइक मैंने कहा, इन चीज़ों पे किसी की मोनोपोली नहीं है, लेकिन सारे के ख़िलाफ़ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, चाहे समझौता एक्सप्रेस हो या चाहे कोई भी चीज़ हो, और जिसका सबूत न हो, चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, हम और आप, अनफॉर्चुनेटली हम इस्टेब्लिशमेंट नहीं, हम और आप ये फैसले नहीं कर सकते और हम ये डिसीजंस नहीं लेते हैं। लेकिन थोड़ा रेस्ट्रेंट से काम लेना चाहिए। लेकिन इसको भी नहीं डिनाई किया जा सकता कि कुछ चीज़ों में तो एक्टिविटीज़ हैं, इन्वॉल्वमेंट्स हैं, कुछ चीज़ों में तो आपकी मीडिया ने वो चीज़ें शाये की हैं, उनसे भी आंख मोड़ लेना, उससे मुंह मोड़ लेना, ये भी ठीक नहीं होगा। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मीडिया चीज़ें शाये करता है, और जिसमें हमें नज़र आता है कि कहीं ना कहीं दोनों जो ममालिक की जो एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व। हमारे यहाँ भी है, कुछ जितनी टोपी उछाली जाती है सरकार की, वहाँ उतनी वो आप थोड़ा उससे अगर तवज्जो से देखें, आप इंटरनेट पे जाएं और देखें, तो वहाँ भी इन चीज़ों को क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। पार्लियामेंट में लोग उठ के ये बातें कहते हैं। कहीं परफेक्ट सिस्टम नहीं है समी भाई, लेकिन जो हालात हैं उनमें ये भी कहना कि वहाँ कुछ नहीं होता और सब एक पे जिम्मेदारी डाल दी जाती है, सही नहीं। जावेद साहब हमारे साथ रहिए। यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद इनसे जानेंगे कि अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, जावेद क्या समझते हैं कि कौन सी जमात जीतेगी, और फिर उसके बाद पाकिस्तान से ताल्लुकात की नौयत किस तरह होगी। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की, और जावेद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंडिया टुडे ग्रुप के नेशनल अफेयर्स के एडिटर हैं। जावेद साहब, अब इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया में अप्रैल में। पहले तो ये बयान कीजिएगा कि किस तरह आप लोगों ने इंश्योर किया कि इरेगुलरिटी ना हो, धांधली ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो बैलेट पेपर, स्याही, बड़े मसाइल हैं। आप किस तरह से इलेक्शन होते हैं और कैसे इन शिकायत का अजाला किया जाता है वहाँ पर? समी भाई, मैं बिना किसी शक व शुबे के कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट इलेक्टोरल सिस्टम अब हो गया। और मैंने इंग्लैंड और अमेरिका दोनों में इलेक्शन देखे हैं। हमारे यहाँ भी पहले ये सब होता था 20 साल पहले तक, लेकिन अब हमारे पास हमारा इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रेंथन हो गया, बहुत ही उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस है। और वो जो नए रिफॉर्म्स लाए हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैं थ्रू आउट, सबके पास वोटिंग कार्ड्स होते हैं। विद इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर जिस दिन काउंटिंग होती है, पूरे मुल्क भर से नतीजे सामने आ जाते हैं। पहले बोगस वोटिंग होती थी, रीपोलिंग होती थी, बैलेट पेपर वहाँ पे होता ही नहीं है। बैलेट पेपर का सिस्टम ही खत्म हो चुका है। क्या लोग इलेक्ट्रॉनिकली वोट डालते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली जाइए, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए भी सिस्टम, उनको बाकायदा ट्रेनिंग।
और हमारे यहाँ वोटर टर्नआउट 70% 80% हो गया है। रूरल इंडिया में की मैं बात कर रहा हूँ, लोग निकल के आते हैं, वोट देते हैं और डंके की चोट पे वोट देते हैं। अब वहाँ खूब सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, ऑलमोस्ट फुल प्रूफ सिस्टम। मैं पिछले 3 इलेक्शन से तो कभी मैंने रीपोलिंग का लफ्ज ही नहीं सुना। पहले 3 बार वहाँ रीपोलिंग। नहीं, ये तो जो आप बता रहे हैं इसके मुताबिक तो बड़े साफ सुथरे लोगों को आना चाहिए, साफ सुथरा इलेक्शन। लेकिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि कई दर्जनों जो मेंबर हैं भारतीय पार्लियामेंट के, कत्ल के इल्ज़ाम हैं, उसके स्मगलिंग के इल्ज़ाम हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है कि 2 साल से ज़्यादा की जिसको सज़ा हो गई वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। वो हमारे यहाँ 3 लोग जिन पे करप्शन का, कत्ल तो छोड़िए, जिन पे करप्शन का इल्ज़ाम था, कन्विक्ट हुए थे, वो हटा दिए गए। लालू प्रसाद यादव वो डिस्क्वालीफाइड हो गए, रशीद मसूद साहब वो डिस्क्वालीफाइड हो गए। अच्छा, ये बताइए इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, मैं अब ज़रा सियासत पे आता हूँ, ये बताइए कि कौन सी पार्टी इस वक्त आगे नज़र आ रही है आपको? नरेंद्र मोदी? देखिए, हमारे यहाँ इलेक्शन होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन, पार्लियामेंट के इलेक्शन अप्रैल में, और थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। इतना बड़ा मुल्क है, बिलियन स्ट्रॉन्ग वोटर्स हैं, नियरली 1 बिलियन स्ट्रॉन्ग, तो होगा। फिलहाल मनमोहन सिंह की सरकार बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है इनकी सरकार पे, और सब भी इल्ज़ाम हैं। भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने अब नरेंद्र मोदी को अपना लीडर बनाया। इसकी एक ये पॉसिबिलिटी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ जाए। एक डेमोक्रेसी में कोई भी सरकार में, जो भी सरकार में आए, जिसको भी मैंडेट मिलता है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं, लेकिन जो मुसलमान हैं, गुजरात में ये वज़ीर आला थे, बड़ा कत्लेआम हुआ, उसकी हाँ, वजह से तो अमेरिका वीज़ा अब तक नहीं दे रहा इन्हें, आगे चलकर शायद वो दे दे। ये वहाँ पे जितनी इस चीज़ को लेके इनके लिए क्रिटिसिज्म होता है, इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी के लिए यही है, इस चीज़ को सरमाउंट करना। और वहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं, वहाँ के जो लिबरल सेकुलर माइंडेड नॉन मुस्लिम्स भी हैं, वो इस लड़ाई में फोरफ्रंट में हैं, वो इस क्रिटिसिज्म में फोरफ्रंट में, और इसका इनको लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी को। इसलिए, लेकिन हु नोज, ये इसकी एक पॉसिबिलिटी है कि वो उनकी पार्टी, लेकिन अगर ये वो जीत जाते हैं, उनकी पार्टी अगर जीत जाती है, इसलिए कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस से हो सकता है लोग इतने मुतमईन ना हो, तो उनका जो एक एंटी मुस्लिम स्टांस है उनके बयानात में भी आता है। अभी पिछले दिनों जो उन्होंने बयान दिया था, एक जानवर से तशबीह दी थी मुसलमानों के मरने को, तो ये पाकिस्तान से फिर ताल्लुकात और इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी तो हालत। देखिए, कोई, जैसे मैंने कहा, ये उम्मीद हम सारे लिबरल्स सेकुलर लोग ये उम्मीद करते हैं कि जब अगर ऐसा हुआ कि वो सरकार में आ गए, तो सरकार में जब आप आते हैं तो आपकी एक सर्टेन जिम्मेदारी होती है। हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनना एक बहुत अहम बात है, उसको वहाँ कोई हल्की बातें नहीं हो सकती। ये उम्मीद की जाती है, ये दुआ करते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि ये प्राइम मिनिस्टर हुए तो ये जिम्मेदारी से काम लेंगे, संयम से काम लेंगे, और ये मसाइल आप फिर 1.3 बिलियन लोगों के आप वज़ीर आज़म होंगे, सिर्फ किसी एक खत्ते के, किसी एक प्रदेश के नहीं होंगे, तो वैसे एक्ट करना। लेकिन अभी तो पहला बैलेट भी नहीं कास्ट हुआ है, अभी तो 6 महीना बाकी है। पॉलिटिक्स में 6 दिन बहुत लंबे होते हैं, 6 महीना तो बहुत ही लंबा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जो भी वज़ीर आज़म चुना जाएगा उसको वहाँ की जनता एक्सेप्ट करेगी। अच्छा, मैं, क्योंकि अब वक्त हम कमी अब हो रही है, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। इश्यूज़ तो बहुत हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। एक इशू है जिसको वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने भी दोबारा यूनाइटेड नेशन में रेज़ किया, और इंडिया में इस हवाले से बड़ी एक वावेला भी हुआ कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, वो है कश्मीर। कुछ लोग ये समझते हैं कि इस मसले का आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन अगर होगा तो वही दोनों ममालिक के लिए काबिल कबूल होगा। ये बयान कीजिए, कश्मीर के हवाले से इंडिया के अंदर सेंटिमेंट क्या है? क्या कोई सियासी जमात आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लेने की पोजीशन में कभी आ सकेगी? देखिए, कुछ साल पहले तक यही हमारी जो वहाँ की हुकूमत है और आपकी जो हुकूमत थी, बहुत ही करीब थे। ये ऐसा मसला नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हल नहीं हो सकती अगर नीयत साफ़ हो। अगर रात के अंधेरे के बाद समी साहब सवेरा भी होता है, और इंशाल्लाह हमारी आपकी ज़िंदगी में ही ऐसा दिन आएगा जब ये रिजॉल्व हो। हमें तो ऐसा लगता था 2 साल पहले कि ये रिजॉल्व हो जाएगा, हो सकता है अल्लाह चाहेगा तो ये रिजॉल्व हो जाए। कोई ऐसी बात नहीं है। हम देखिए, कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता। कोई हम अगर ये सोचें कि सारा कुछ 100% हमारा हो जाए, हम जैसा चाहते हैं, आप ये सोचें कि नहीं आप जैसा 100% चाहते हैं वैसा हो जाए,
तो नहीं हो सकता। दोनों साइड को थोड़ा गिव एंड टेक होगी, थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स होगी। अब वो क्या आउट ऑफ द बॉक्स होगा, इसका फैसला हम और आप तो नहीं कर सकते। हमसे ज़्यादा समझदार लोग बरसदे इख्तियार हैं दोनों मुल्क में, और अल्लाह चाहेगा तो इसका भी ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक बात मीडिया में हमने देखी है, बहुत वाइब्रेंट मीडिया है। अगर बलूचिस्तान हो, कराची हो, KPK हो, ट्राइबल एरिया हो, जहाँ पर कहीं पे भी कोई किसी किस्म का वाक़या हो तो हमारा मीडिया इस बात से कतई नज़र कि हमारी रियासत की इस पर क्या पोजीशन है उसको हाईलाइट करता है। लेकिन जब हम इंडियन मीडिया पे नज़र डालते हैं जावेद साहब, तो वहाँ पर हमें ये नज़र आता है कि बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ ह्यूमन राइट्स की बड़ी वायोलेशन हो रही होती है। मैं कश्मीर का हवाला दूंगा, और भी बहुत सारे लोग हैं, हमें इंडियन मीडिया उन चीज़ों को उतना हाईलाइट करता हुआ नज़र नहीं आता। समी भाई, शायद आप पूरी फोकस से इंडियन मीडिया पे अटेंशन नहीं वो कर रहे हैं। आप वहाँ ये जो जातियाँ की बात कर रहे हैं, ये जो चीज़ों की आप चर्चा कर रहे हैं, ये कौन शाया करता है सब? वहाँ पाकिस्तानी मीडिया तो नहीं है ना एक्टिव, वहाँ हिंदुस्तानी मीडिया एक्टिव है। हिंदुस्तान के ही मीडिया के लोग हैं जो इन चीज़ों को करते हैं। कितने अखबारात हैं, कितने TV चैनल्स हैं, कितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, कितने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो आउट ऑफ द वे जाके इन चीज़ों को होते हैं, और कितनी हमारी सरकार की इन चीज़ों पे क्रिटिसिज्म होता है। अगर वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, उनको कितने क्वेश्चंस आंसर, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस आंसर करने पड़ते हैं। ये इसका आपको यहाँ से अंदाज़ा नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक बार हिंदुस्तान आप लोग तशरीफ़ लाएँ और वहाँ आके आप देखें। आपको ऐसा ये जितने बुरा लगता है वैसा है नहीं। दोनों तरफ से लोग अगर आना जाना शुरू कर देंगे, स्पेशली सहाफ़ी, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स उससे भी हल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अंसारी, जिनका ये कहना था कि हर रात के बाद ज़रूर सवेरा होता है, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगरचे ताल्लुकात बड़े कशीदा रहे हैं माजी में भी, और मसाइल बड़े गंभीर हैं, लेकिन मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें हो सकता है कि BJP के वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएँ, लेकिन जावेद का ये कहना है कि जब अपोजिशन में होते हैं सियासतदान तो उनके बयानात मुख्तलिफ होते हैं। हुकूमत में आने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से यकीनन जो नज़रियात हैं उनमें भी तब्दीली आती है और इक़दामात में भी तब्दीली आती है, और इसलिए हम सबको बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना, अपने साथियों का, अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।